हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपना नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हमने देखना ओम्स लॉ एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, कंसेप्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस को समझना है हमने, कंडक्टेंस को, रेजिस्टिविटी को एंड देयर यूनिट्स। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक अपना उठाते हैं आज का ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहते हैं? इट स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर या सर्किट is directly proportional to the potential difference across that circuit। समझे से? वो कहता है कि जब भी किसी सर्किट में हम पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उस सर्किट से या उस कंडक्टर से, उस वायर से जो करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस वी के। इसका मतलब क्या है? जितनी अमाउंट में हमारी वोल्टेज इंक्रीज करेगी उसी अमाउंट में हमारा करंट इंक्रीज करता जाएगा। जिस अमाउंट में वोल्टेज डिक्रीज होगी उसी अमाउंट में हमारा करंट डिक्रीज होगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी और इलेक्ट्रॉनिक्स सभी ब्रांचेस के लिए। बहुत ही कॉमन फंडामेंटल है आपका करंट और वोल्टेज का किस रिलेशन विद ये कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट है आर। ओम्स लॉ ने ही हमें बताया कि कंडक्टिव रेजिस्टेंस की जो बिहेवियर है उसको अच्छे से एनालाइज जिसने किया था, जिस साइंटिस्ट ने, उन्हीं के नाम से ओम्स लॉ बना हुआ है। उन्होंने ओम्स लॉ को इन्वेंट किया था, यू कैन से दैट। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। आई इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ वी। अगर इसकी प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं तो वहाँ पे उसने कॉन्स्टेंट अप्लाई कर दिया। जैसे मैथमेटिकली हमारा होता ही है कि जब प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं, इक्वेट करते हैं उस इक्वेशन को, तो वहाँ कोई ना कोई कॉन्स्टेंट हमें पुट करना पड़ता है। यहाँ पे कॉन्स्टेंट पुट कर दिया हमने आर। आर क्या है? कांस्टेंट है। ये आर ही रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्ट, रोकता किस चीज़ को रोकेगा? ये वोल्टेज को तो ये रोक नहीं सकता, वोल्टेज तो अपनी अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, अब रोकना किसको? इसने इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, चार्ज के फ्लो को। इलेक्ट्रॉन का फ्लो बोले, चार्ज का फ्लो बोले, करंट का फ्लो बोले, एक ही बात है, क्योंकि करंट क्या है? वही चार्ज के फ्लो को तो हम करंट बोलते हैं। ये आर जो होता है ये वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा? कंडक्टर के कोरस्पॉन्डिंग। जैसे जैसे हम वायरिंग चेंज करेंगे, मान लो हमने कॉपर की वायर ली, वहाँ पे आर की वैल्यू कुछ और होती है। एल्युमिनियम में आर किसी और तरह से बिहेव करता है। आयरन की अगर वायर ले ली तो आयरन में किसी और तरह से बिहेव करता है आर। यानी कि आर की वैल्यू से पार्टिकुलर कंडक्टर के मटेरियल पे और कुछ फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करेंगे। फिजिकल कंडीशंस में टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा तो ये आर भी हमारा चेंज होता रहता है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू भी। ठीक है, नीचे हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। आर क्या? आर को डिफाइन कर लेते हैं। रेजिस्टेंस होता क्या, जिसको हमने कांस्टेंट को रखा है ना, इक्वेट किया आर से। आर क्या? देखो, वी तो हमें पता है कि वोल्टेज जो हमने यहाँ पे अप्लाई की है इस सर्किट में। ठीक है, करंट क्या है? इसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा। वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि इलेक्ट्रॉन्स निकल के भागते ही हैं टर्मिनल से। एक्चुअल में हमें करंट की डायरेक्शन किस तरह से दिखा? पॉजिटिव टू नेगेटिव दिखा। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करेंगे, करंट हमारा अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र नहीं किया, सीधा करंट को ही डिनोट करके दिखा दिया, कन्फ्यूजन ना रहे ताकि। अब देखते हैं रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया। वो कहते हैं कि द अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट, या इलेक्ट्रॉन्स के जो फ्लो को जो रोकता है, अपोजिशन जो अप्लाई करता है, ऑफर करता है उनको, उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। मान लो, देखो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम से समझो। ये एक वायर ली मैंने, कॉपर की वायर है। ठीक है, कॉपर की वायर में जैसा कि हमने लास्ट की वीडियोज में भी बताया था कि इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स हैं। उन एटम्स के पास, हर एक के पास अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो मैंने दिखा दिया, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक ये इलेक्ट्रॉन चला है, ये वाला इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलता है, ये इसकी डायरेक्शन है फ्लो करने की, तो यहाँ से तो आराम से निकल के, लेकिन जैसे यहाँ जाता है इस एटम से टकरा जाता है ये इलेक्ट्रॉन। जैसे इस एटम से टकराता है, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? सीधा जाने की वजह थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर गया। ऊपर भी आराम से जा ही रहता कि नेक्स्ट एटम से टकरा गया। उस टक्कर से फिर इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया और ये नीचे की तरफ अपना फ्लो इसने कर दिया। अब कहीं ना जहाँ भी इसको रास्ता मिलेगा वहीं पे जाएगा ना। अगर तो किसी भी तरह की कोई रुकावट ना होती, स्ट्रेट लाइन होती इसकी, तो आराम से निकलता है सीधी सड़क से। अब क्या हो रहा है? यहाँ पे बार बार कोई ना कोई एटम से इसका टकराव हो रहा है, ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। इसी टकराव को हम क्या बोलते हैं? रुकावट दे रहे हैं। कौन दे रहा है रुकावट? ये ही एटम्स। इन्हीं एटम्स को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस दे रहे हैं, ये रुकावट दे रहे हैं। उसी चीज़ को हम, उस मटेरियल का, उस कंडक्टर का, हम उस क्या बोलते हैं कि वो उसका रेजिस्टेंस है। अब कितनी रुकावट दे रहे, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू डिसाइड होती है। कि कॉपर का जो एटम है
वायर का, वो कितना रोकता है इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, एल्यूमिनियम का कितना रोकता है, आयरन का जो कंडक्टर लेंगे तो उसके एटम्स कितना रुकावट पैदा करते हैं। इसी तरह से वेरिएशन होती है अकॉर्डिंग टू द मटेरियल और फिजिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग। मटेरियल भी और फिजिकल कंडीशंस में सबसे पहले मेनली हम टेम्परेचर और प्रेशर को ही लेते हैं फिजिकली। या तो प्रेशर कम ज़्यादा होता है जहाँ भी हम ये चीज़ को एक्सपेरिमेंटली देखते हैं बिहेवियर किसी भी चीज़ का, या फिर टेम्परेचर वहाँ का वेरी करता है। देखो ये कांस्टेंट तो हम नहीं रख नहीं सकते टेम्परेचर को या प्रेशर को, दोनों क्या है आपकी चेंज होते रहते हैं, इनको कांस्टेंट रखना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। ठीक है, आप देखते हैं आगे इस रेजिस्टेंस को, आप इससे आई होप से समझ ही गए होंगे आप चलते हैं थोड़ा सा आगे। अगर ये फिजिकली यानी कि टेम्परेचर वगैरह चेंज ना हो तो उसका इसकी आर की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, अभी जैसा कि बताया। ठीक है, दिस कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस, इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ऊपर के ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हमने 3-4 इक्वेशंस हमारे निकलेंगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। वी क्या था हमारा, आई प्रोपोर्शनल टू वी था, तो वी इक्वल्स टू करेंगे, आई इक्वल्स टू करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आई आर हो गया, वी इज इक्वल्स टू आई आर हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लग गया। आई की वैल्यू इसी में से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, कैसे करेंगे, आई इज इक्वल्स टू वी इंटू आर, आर उसके मल्टीप्लीकेशन में चला गया। आर यहाँ पे आर की वैल्यू क्या थी, वी बाय आर रेशो दोनों की, वी बाय आर यहीं से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, जहाँ से भी तीनों फार्मूलाज पे, तीनों में से किसी भी फार्मूले को पुट करके हमारे छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स हैं ओम्स लॉ पे आराम से आप उनको सोल्व कर सकते हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। अब देखो आर जो रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट होती है ओम, क्योंकि ओम जर्मन साइमन ओम ने इसको इन्वेंट किया था, तो उन्हीं के नाम पे इसकी यूनिट दी गई है ओम, जर्मनी साइंटिस्ट था ये। और इसका जो सिंबल है उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला सिंबल। ठीक है, अब हम एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, इसी पे बेसिक सा प्रैक्टिकल है हमारा कि हमारे पास एक सर्किट है और उसमें हमने कुछ वोल्टेज अप्लाई किया, कुछ उसका मटेरियल का रेजिस्टेंस भी अप्लाई किया हुआ, छोटा सा देखते हैं। यहाँ पे हमने ले लिए वोल्टेज कितने अप्लाई किए, 18 वोल्ट की वोल्टेज अप्लाई की हुई है, 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है, और इसमें सर्किट में बताओ कि करंट कितना है, आराम से बता देंगे आप सभी, फार्मूले में से उठाएंगे, अभी ओम्स लॉ को ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे गिवन क्या है पहले तो वो लिख लेंगे, वोल्टेज दी हुई है 18 वोल्ट, रेजिस्टेंस दिया 6 वोल्ट। ओम्स लॉ के एज पर द ओम्स लॉ हम कौन सा फार्मूला उठा लेंगे, आर निकालना है ना, करंट निकालना है तो वी बाई आर करेंगे, करंट इज इक्वल्स टू वी बाई आर, यानी कि 18/6 यानी कि आ गया 3 एम्पियर्स। अब हमारे पास मान लो करंट दिया हुआ था और वोल्टेज दी थी, तो आर निकालना था, निकालो इसी से। करंट दिया हुआ है मान लो 3 एम्पियर है, आर नहीं है अब इसी सर्किट में, वोल्टेज दी हुई है 18 वोल्ट, तो आर क्या होगा, लगाओ आर क्या होगा, आर की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, वी अपॉन आई करो, वी कितना है 18, आई कितना है 3 या 6। क्लियर, आई और आर दिया था, वोल्टेज निकाल लो। अब आई और आर गिवन है तो वी कितना आ जाएगा, आई इंटू आर कितना हो जाएगा, आई कितना आ गया था हमारा 3, आर कितना है 6, वो आ गया 18 वोल्ट। अंडरस्टूड। अब हम ना इसका जो मेन चीज़ है ना, कंसेप्ट समझना, किस चीज़ का कंसेप्ट, ये आर को हमने कांस्टेंट क्यों कहा है, ये कांस्टेंट, इसकी वैल्यू को वो कहते हैं कि कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट की जगह पुट किया ना अपने आर को, जब हमने प्रोपोर्शनलिटी को, तो उसके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमने क्या नाम दिया, आर रेजिस्टेंस। अब ग्राफिकली हम इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, बीटेक स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए, स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए भी। हाँ ये हो सकता है कि स्कूल में इतना डिटेल उनको नहीं बताई जाती है, ओम्स लॉ को बस बेसिक आता है उनके पास, थोड़ा सा समझाना होता है। आप देखिए बीटेक और डिप्लोमा के लिए स्टूडेंट्स के लिए, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए कंसेप्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस को हमने समझना है। मैंने क्या लिया है, रेड से तो ले लिया, कॉपर का एक सर्किट बना लिया, कंडक्टर ले लिया है, उसके अक्रॉस हमने कुछ वोल्टेज अप्लाई कर दिए है और करंट फ्लो कर रहा है, और उसका आर इसका रेजिस्टेंस, वैसे तो सिंबॉलिकली देखो मैंने क्या दिया, वायर का रेजिस्टेंस को R1 से रिप्रेजेंट कर दिया। 2 सर्किट ले ली, 2 तारे ली हैं, ऊपर ली हमने कॉपर की वायर, नीचे ले लिए हमने एल्यूमिनियम की वायर, वायर बोले कंडक्टर बोले कोई फ़र्क नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम चीज़ करिए, वोल्टेज अप्लाई करिए, करंट फ्लो करेगा कुछ इस वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग ही, और यहाँ पे इसके कांस्टेंट की वैल्यू जो है R2 से रिप्रेजेंट करेंगे इसका। अब हमने यहाँ पे एक मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, देखो वोल्टेज ले ली हमने और करंट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रैक्टिकली करके देखना है। स्टार्टिंग में मैंने वोल्टेज की वैल्यू, दोनों केसेस के लिए सेम रहेगी वोल्टेज की वैल्यू, करंट डिफर हो सकता है, वोल्टेज हमारी चेंज नहीं होगी। पहले केस में हमने वोल्टेज ली है 2 वोल्ट, जब हमने 2 वोल्ट वोल्टेज ली थी तो करंट फर्स्ट केस को ले लेते हैं हम कॉपर को, तो हमारा जो करंट है ना वो आया था 1 एम्पियर। ये मेरे रेड वाला जो है ना
ये जो लाइन है मेरी कांस्टेंट, जो एक स्ट्रेट लाइन है, ये आइडियल केस है। और आइडियल मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है। प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ आपका वेरिएशन आती है, स्ट्रेट लाइन नहीं आती बिल्कुल भी। अगर जब आप लैब में प्रैक्टिकल करते हो तो वहाँ वेरिएशन आती है। ये केस कौन सा है? आइडियल केस है, जब सब कुछ कांस्टेंट है, यानी कि टेम्परेचर भी फिक्स है, प्रेशर भी फिक्स है, मटेरियल में भी किसी तरह के कोई चेंजेस नहीं है, वेरिएशन नहीं है। तो उस केस में कैसी आएगी वेव फॉर्म? प्रैक्टिकली कर रहे हैं अब इसको, आइडियल केस को देख रहे हैं। 2 वोल्ट थी तो करंट आया था 1 ओम एम्पियर। अब वोल्टेज को रख लिया हमने 4 वोल्ट, तो देखते हैं कि इसमें करंट कितना आया। इसमें आ गया हमारे 2 एम्पियर। वोल्टेज को कर दिया 6 तक, अब करंट कितना है? 3 एम्पियर। ठीक है, तीनों केसेस देख के हमने 3 पॉइंट्स मिले हमें। इन 3 पॉइंट्स को जब हम ओरिजिन से जॉइंट करेंगे तो हमें एक ये स्ट्रेट लाइन मिलती है रेड कलर की, जो कि कॉपर की एक रीडिंग है, कॉपर जो वायर का हमने यूज़ किया था यहाँ पे। अब हम ले लेंगे एल्यूमिनियम वायर को, यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या होगा। सेम वोल्टेज यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। जब हमने 2 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई की इस सर्किट पे, तो करंट कितना आया? देखिए 0.5 एम्पियर। ठीक है, ये पॉइंट ले लिया। अब 4 वोल्ट ली तो करंट हमारा क्या हो गया? घट गया, 1 एम्पियर आया है। अब हमने 6 वोल्ट ली है तो करंट की वैल्यू कितनी आई? 1.5 एम्पियर। तीनों केसेस आ गए, 3 पॉइंट्स मिले थे इसमें भी। तीनों पॉइंट्स को जब हम ओरिजिन से निकाल के जोड़ेंगे तो ये वाली ब्लू लाइन स्ट्रेट लाइन मिलती है, ये आर की, ये कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट लाइन। यही वैल्यू आएंगी इसकी आर की। अब देखिए क्या होगा। पहला केस स्टडी करते हैं कॉपर का। कॉपर वायर में क्या किया हमने? ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। कॉपर की वायर का वोल्टेज इक्वल्स टू I इंटू R1, V/R। R1 की वैल्यू निकाल लिया ना हमें, ये देखते हैं हम कितना आएगा। R1 क्या? V/R करो। पहले केस में वोल्टेज कितनी थी हमारी? 2 वोल्ट थी। करंट कितना आया था? 1 एम्पियर आया था। 2/1 इज इक्वल्स टू 2, यानी कि R1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। दूसरे में ले लेते हैं, 2 पॉइंट्स तक कैलकुलेशन को वेरीफाई करके देख लेते हैं। 4 वोल्ट हमारी वोल्टेज थी, करंट कितना आया था? 2 एम्पियर आया था। ये वाला पॉइंट जो मिला था हमें, ये हमारी R1 का केस है, ये हमारा R2 है। ठीक है, तो हमारा R की वैल्यू कितनी आई? फिर भी 2 ही आई है, 4/2 2। तीसरा केस उठा लो, चलो तीसरा उठाओ। वोल्टेज है हमारी 6 वोल्ट, करंट कितना आया है? 3 एम्पियर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? ये भी 2 आई है। तीनों केसेस में हमारा R जो है ना, वो R1 जो है 2 आया है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट में, अपने दूसरे केस में, एल्यूमिनियम के केस में। हमने क्या कि कंडक्टर को चेंज किया। एल्यूमिनियम के केस में देखते हैं क्या आता है। एल्यूमिनियम में हमारा ये सेम ओम्स लॉ यहाँ पे भी अप्लाई किया हमने। R2 की वैल्यू को पुट करते जाओ। अगर वोल्टेज है 2 वोल्ट, करंट कितना है? 0.5 एम्पियर। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 0.5/2 से डिवाइड करेंगे, 2 को 0.5 से करेंगे तो 4 आ गई वैल्यू। अब दूसरा उठा, 4 वोल्ट है वोल्टेज, करंट कितना आया है? 1 एम्पियर आया। तो R2 की वैल्यू मतलब ये कितनी आ गई? कांस्टेंट की वैल्यू 4 आ गई। इसका भी तीसरा केस भी उठा लो। 6 वोल्ट हमने इसका लिया है वोल्टेज, करंट कितना है? 1.5 एम्पियर। यहाँ पे वैल्यू आ गई 4। अब तीनों के तीनों केसेस में हमारी कांस्टेंट वैल्यू हमारी आ रही है कांस्टेंट, लेकिन फ़र्क क्या होगा? एल्यूमिनियम में यही R की वैल्यू आई है 2. ठीक है, सॉरी, कॉपर में वैल्यू आई है इस R की 2. और यहाँ पे एल्यूमिनियम के केस में बार बार देखिए कांस्टेंट जो वैल्यू है इसके कोरस्पॉन्डिंग, इस ब्लू लाइन के कोरस्पॉन्डिंग, ग्राफिकल लाइन के ब्लू ग्राफ के कोरस्पॉन्डिंग क्या आ रही है? 4. तो दोनों में अंतर कितना है? 2 छोटा है कि 4 छोटा है? ये मीन्स 2 कम है ना 4 से। तो दोनों केसेस में हमें इतना तो पता चल ही गया है कि ये जो फर्स्ट वाला केस था, हमारे यहाँ पे रजिस्टेंस की वैल्यू कम है। अब जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो ऑब्वियसली हमारे करंट की वैल्यू क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जब रुकावट कम है तो ज़्यादा फ्लो करेगा वाटर का। मान लो एक पाइप है, उसको आपने क्या कर दिया? पिंच कर दिया आगे से। जैसे कई बार पौधों में पानी देते हैं ना, तो क्या करते हैं, वाटर के फ्लो को हम आगे से अगर पाइप को थोड़ा सा दबा देते हैं तो फ्लो पे फ़र्क पड़ता है। ज़्यादा दबाएंगे तो फ्लो बिल्कुल रुक जाता है। तो वाटर का फ्लो तो लगा लो आपका करंट है, जो आप उसको पिंच करके उसको दबा रहे हो पाइप को, वो आपने रजिस्ट किया, उसका रजिस्टेंस है। यहाँ पे हमने 2 डिग्री तक मतलब थोड़ा सा दबाया था पाइप को, करंट हमारा फ्लो मतलब पानी का फ्लो है, अच्छा है। अब यहाँ पर ज़्यादा दबा दिया तो पानी का फ्लो भी कम हो जाएगा। सिमिलरली वो यहाँ पर करंट कम आएगा। अब इसको वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं दोनों केसेस में। देखो वोल्टेज कितनी है हमारी? फर्स्ट केस में भी 2 वोल्ट है। R की वैल्यू कितनी आई थी? करंट लिया था पहले केस में, कितना आया था हमारा? 1 आया था। तो R की वैल्यू कितनी आई थी?
फर्स्ट केस में 2 आई थी। तो इक्वेट क्या था, ओम्स लॉ क्या कहता है, वोल्टेज क्या है कि आई इंटू आर की जो मल्टीप्लिकेशन है वही वोल्टेज बननी है, 1 इंटू 2 2 इक्वेट हो गए। अब दूसरा केस उठा लो एल्यूमिनियम का, वोल्टेज है आपकी 2 वोल्ट, करंट कितना है 0.5, लेकिन आर कितना आपका 4 है। तो क्या रहा आपका, यहाँ आर की वैल्यू कम थी तो करंट ज़्यादा था, समझ गए ना। यहाँ आर की वैल्यू ज़्यादा है, रुकावट ज़्यादा है, तो करंट आधा हो गया, वाइस वर्सा हो गया ना, समझ गए हो। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई होप से मैंने अच्छे से समझाया हो आपको समझ आई हो ये बात। मैंने बहुत एक तरह से बहुत सिंपल ही करके समझाया हुआ है इसको, और ये समझ आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कल हम करेंगे रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, और ये वीडियो लंबी हो जाएगी अदरवाइज, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।